नमस्कार। विभाग विनोद में मैं एस एन विनोद आज फिर आपके सामने रूबरू हूँ। आज हम चर्चा करेंगे दो बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियां, केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल इन दिनों जिसने दशकों देश पर राज किया, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को लेकर और उनकी अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव के लिए बन रही रणनीतियों को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं और उनकी जो मंशा है उस पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखें, इस बार का जो चुनाव है वह एक तरह से कांग्रेस के लिए तो अभी नहीं तो कभी नहीं की लड़ाई होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती वह है जिसमें उन्होंने घोषणा उनके नेताओं ने की हो कि हम अगले 50 वर्षों तक राज करेंगे। इसकी भी परीक्षा 2024 के चुनाव में हो जाएगी, इसलिए यह चुनाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले 8 वर्ष से अधिक हो गए केंद्रीय सत्ता में है और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन वर्षों में उसने अगर केंद्र में और विभिन्न राज्यों में अगर सरकार के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत की है तो संगठन के स्तर पर भी उसने तालुका स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर लाया है और उनमें एक नई ऊर्जा दी है। निश्चय ही इसका लाभ उन्हें आने वाले चुनावों में भी मिलेगा और उनका जो लक्ष्य है उसमें अत्यधिक योगदान इस नई रणनीति के कारण उन्हें मिलने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब रही बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कांग्रेस आज प्रमुख विपक्षी दल के रूप में है। इस सत्य को उन्हें स्वीकार करना होगा। दशकों ठीक है, वह पीड़ा अपनी जगह है, दशकों सत्ता में रहने के बाद वो सत्ता से बाहर है, लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करते हुए इस चुनौती को एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में स्वीकार करना होगा। लोकतंत्र के रक्षार्थ ध्यान रखिए, ये बार बार दोहराया जाता है कि कांग्रेस संगठन की जरूरत लोकतंत्र की रक्षा के लिए इन दिनों, और शायद जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी कांग्रेस मुक्त भारत की, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं यह चल रहा होगा कि जब तक हम कांग्रेस को समाप्त नहीं कर देंगे, समूल समाप्त नहीं कर देंगे, उनकी इच्छाएं, उनकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। और इसीलिए आपने देखा होगा प्राय प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या अन्य उनके जो नेता हैं, जो उनके भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो, निचले स्तर के भी नेता, वह कांग्रेस पर और विशेषकर उनके नेता राहुल गांधी पर प्रहार करने से नहीं चूकते। इसका कारण वही है, वो जानते हैं कि अगर थोड़ी भी ढिलाई हुई और कहीं से कांग्रेस को नई ऊर्जा मिली, उनके कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली, तो वो फिर सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये लड़ाई है और ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई 2024 के बनने जा रही है। रही बात कांग्रेस संगठन की, कांग्रेस संगठन के एक बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम इस बार विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश आर्थिक विषमताओं से गुजर रहा है, समाज को धर्म संप्रदाय के नाम पर विभाजित किया जा रहा है,
ये सामाजिक विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई है। हमारी लड़ाई उन तत्वों के साथ है और इस बात को स्वीकार करते हुए हमने अपनी रणनीति तैयार की है। यह जयराम रमेश ने घोषणा की। तो इस विचारधारा, जैसे ठीक है, विचारधारा की लड़ाई आखिर है क्या? सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निर्धारित हिंदू आधारित उस संप्रदाय की विचारधारा है जिसको प्रचार प्रसार कर और समाज में स्थापित कर वे हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। यह उनकी खुशी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में अपना स्थापना के समय ही हिंदू राष्ट्र की कल्पना को सामने किया था और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ सत्तारूढ़ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहेगा कि उसकी जो कल्पना है हिंदू राष्ट्र की वो साकार हो। और उनका एक लक्ष्य है, ध्यान रखिए, उनका लक्ष्य है 2025 जब संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। वो चाहेंगे कि तब देश में एक हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ जाए। ऐसे संकेत मिले, ऐसे स्पष्टता सामने प्रमाण आ जाए जिससे वो दावा कर सके कि हाँ, हम हिंदू राष्ट्र हैं। यह उनका उद्देश्य है, उनका ध्येय है, उनका लक्ष्य है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का जो जिस विचारधारा की बात करते हैं, विचारधारा की लड़ाई है, उनकी विचारधारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की है। ध्यान रहे, हमारे संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता को चिन्हित किया गया है। हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। हमारे देश में करीब करीब 135-40 करोड़ की आबादी में हर धर्म संप्रदाय जाति वर्ग के लोग रहते हैं। अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं, बावजूद इसके भारत एक राष्ट्र है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो पूरे विश्व के लिए आदर्श मार्गदर्शक का काम करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके आधार पर चलती, इस विचारधारा के संरक्षण के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसे मजबूती प्रदान के लिए। तो जहां एक और धर्म संप्रदाय, एक विशेष धर्म संप्रदाय आधारित विचारधारा, दूसरी ओर धर्मनिरपेक्षता, यह टकराव। अब इसमें निर्णायक कौन होगा? हर कोई अपने अपने ढंग से समाज को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और हो रहा है वैसा, क्योंकि यह ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक बहुत जो बारीक रेखा खींची गई है, उसके परिणाम के प्रति हर को सजग रहना पड़ेगा। और वह है कि संप्रदाय तो ठीक है, लेकिन एक विशेष संप्रदाय को निशाने पर रखकर, उनको लक्ष्य बनाकर, उनके खिलाफ एक जो वातावरण तैयार किया गया पिछले दिनों, जो समाज में जो एक नफरत की भावना पैदा की गई, वह अत्यंत ही खतरनाक है। इसके परिणाम कभी भी राष्ट्र हितकारी हो ही नहीं सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। बात कही जाती है 80% और 20% की। इशारा यह है कि 80% तो हमारे बहुसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं। ये ठीक है, लेकिन याद है, हिंदुत्व एक संस्कृति है। इस बात को हिंदू धर्म के प्रचारक पोषक न भूलें। हिंदू एक संस्कृति है जिसमें सभी धर्म संप्रदाय जाति वर्ग के लोगों का समावेश है। वो सबों का हितकारी है। वो किसी एक संप्रदाय विशेष का हित पोषक नहीं है। हिंदुत्व और हिंदू धर्म को मिलाए नहीं, वो अलग अलग चीज है। जबकि वोट बैंक की राजनीति के तहत इसे मिला करके कैसी भावना पैदा की जा रही है
कि 80% जो बहुसंख्यक वर्ग है वह एक खास राष्ट्रीय दल के पक्ष में अपना मत व्यक्त करे। ठीक है, वोट बैंक की राजनीति में अपनी अपनी नीति रहती है, अपनी अपनी रणनीतियां बनाई जाती है, उसका एक अंग हो सकता है। लेकिन उन रणनीतिकारों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वे ऐसा कुछ न करें जिसमें समाज में धर्म संप्रदाय के नाम पर वैसा विभाजन हो, वैसा सामाजिक विभाजन हो जो अंततः हिंसा के लिए प्रेरित करेगी। इतिहास में इस बात के प्रमाण मौजूद है। जब धर्म संप्रदाय के नाम पर हिंसा की घटनाएं हुई, लाखों लाखों लोगों की बलि चढ़ी। और इसी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश हमारे ब्रिटिश शासकों ने की थी। जब उन्हें लगने लगा था कि उन्हें हिंदुस्तान से बोरिया बिस्तर बांधकर वापस जाना पड़ेगा इंग्लैंड, तो उन्होंने इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया था। तब का हमारा नेतृत्व इस बात को समझ नहीं पाया था। नतीजा क्या हुआ, ये दोहराना भी रोए खड़े कर देते हैं। उस स्थिति से बचना पड़ेगा। आज के जो राजनीतिक हैं, आज के जो राजदल हैं, उनके जो नेतागण हैं, उनके जो रणनीतिकार हैं, सब कुछ करें वोट अपने पास लेने के लिए, जो करें, लेकिन ऐसा सामाजिक विभाजन न करें जिससे नफरत का भाव पैदा हो, घृणा का भाव पैदा हो किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष के खिलाफ। इसके परिणाम कभी भी सकारात्मक नहीं होंगे, स्वयं उनके लिए और देश के लिए। तो जब बात हम करते हैं कि कोई राष्ट्र दल या व्यक्ति महत्व नहीं रखता, देश सर्वोपरि है, जैसा कांग्रेस की ओर से भी कहा गया, तो इस बात को ध्यान रखें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो जिससे हमारे देश की जो नींव है, मजबूत धर्मनिरपेक्ष भारत की जो नींव है, उसमें कोई दरार पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई अवसर पर मैं बता चुका हूं, बात भारतीय जनता पार्टी की आती है, जो शासन में इस पर है। उनके यहां विचारकों की एक लंबी पंक्ति खड़ी है, अच्छे विचारकों की। ठीक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य कभी रहा हुआ हिंदू राष्ट्र की स्थापना का, लेकिन हाल के दिनों में आपने ध्यान दिया होगा संघ प्रमुख मोहन भागवत के उन बयानों को जिसमें उन्होंने हर धर्म संप्रदाय के बीच एकता की भावना पैदा कर एक भारत, सर्वोपरि भारत की कल्पना को चिन्हित किया है। यह संघ की नीति में घोषित नीति जो पहले की थी स्थापना काल में, उसमें परिवर्तन का संकेत है। और यह प्रिय संकेत, यह परिवर्तन इसलिए कि यह समय की मांग है। समय के अनुसार नीतियों में परिवर्तन होते हैं, इच्छाओं में परिवर्तन होते हैं, उनके क्रियान्वयन की पद्धति में परिवर्तन किए जाते हैं। डॉक्टर मोहन भागवत एक अत्यंत ही अच्छे विचारक हैं और उन्होंने भारत को अच्छी तरह पहचाना है। अब जो उनके विचार, ताजा विचार हाल के दिनों में जो आए हैं, उससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 साल पुराने की घोषणा पर पुनर्विचार करते हुए, आज की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए अपनी रणनीति बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को तत्संबंधी निर्देश देगी कि ऐसा कुछ नहीं हो जिसमें सामाजिक विभाजन का खतरा मौजूद हो। यह एक शुभ संकेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आया है। तो विचारधारा की लड़ाई की जब बात आती है तो इस बात को सोचना हो कि विचारधारा राष्ट्र हितकारी हो, राष्ट्र विभाजनकारी नहीं हो। यह स्वागत योग्य है कि कांग्रेस ने इस स्थिति को पहचान कर घोषणा की है कि अब वे विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे,
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश सर्वोपरि है। आज राहुल गांधी उनके नेता पद यात्रा कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर की पद यात्रा का लक्ष्य, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो, उस पद यात्रा का नाम ही भारत जोड़ो यात्रा रखा गया है। ऐसे में वे सभी को देश के साथ जोड़े। उन्होंने स्पष्ट किया भी है कि चुनावी यात्रा नहीं है, ये चुनाव जीतने की यात्रा नहीं है, इसका राजनीति से मतलब नहीं है, यह देशवासियों को जोड़ने का है। यह ठीक है, लेकिन एक बात और जो विरोधाभासी है उसको ध्यान रखना होगा। जैसा मैंने अभी कहा कि देश में जो एक विभाजनकारी नफरत की स्थिति पैदा हुई है, जिसके खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की, लेकिन अभी पिछले दिनों जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दिल्ली में, जो 3 दिनों का जो ठहराव था दिल्ली में उनका यात्रा, राहुल गांधी ने, उसमें उन्होंने एक बात जो कही उसको ध्यान में रखिए। उन्होंने कहा कि मैं जहां जहां गया, जिन जिन इलाकों से, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक की हमारी यात्रा है, कहीं भी मुझे आम लोगों के बीच नफरत का भाव नहीं दिखा। महत्वपूर्ण ध्यान रखिए, यह राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में उन्हें कहीं भी आम लोगों के बीच नफरत की भावना नहीं दिखी, एकजुट भारत दिखा। यह एक विरोधाभासी बयान है। अब चूंकि वो राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को पहचान रहे हैं, लोग उन्हें पहचान रहे हैं, एक नए अवतार में राहुल गांधी सामने, देश के सामने आए हैं। वैसे में राहुल गांधी की यह सब रोक्ति अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो कांग्रेस पार्टी अगर भविष्य की रणनीति बनाती है, जाहिर है कि चूंकि अब 1 साल के बाद चुनाव होने हैं, यह महत्वपूर्ण चुनाव है और कांग्रेस के लिए तो अब नहीं तो कभी नहीं की लड़ाई होने जा रही है। ऐसे में वो रणनीति, चुनावी रणनीति इस प्रकार बनावे कि आम लोग पार्टी के साथ जुड़े, इनकी विचारधाराओं को स्वीकार करते हुए जुड़े, किसी खोखले वादों प्रलोभन में न पड़े, क्योंकि ये बहुत हो चुका है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता राहुल गांधी की इच्छा, उसके नेतृत्व की इच्छाओं को किस रूप में क्रियान्वित कर पाते हैं या करने की क्षमता उनमें है भी या नहीं। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह आसान भी है उस अर्थ में, क्योंकि एक बार अगर आपने जन जागृति पैदा कर दी, जनता का विश्वास जीत लिया, आप जनता की नजरों में विश्वसनीय बन गए, तो फिर आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जन समर्थन आपको यूं ही मिलेगा। यह एक हकीकत है। इस बात को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार अपनी ओर से तो कोई ऐसी नीति नहीं बनाए, ऐसे कोई कार्यक्रम तो नहीं चलाए जिसमें समाज में विभाजन का खतरा पैदा हो। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उनके सामने चुनौती यही है कि अगर दूसरे पक्ष की ओर से ऐसी कोशिश होती है, जो हो रही है, यह दुखद है। मैंने कहा कि अच्छे विचारकों के रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा को अलग अलग परिभाषित करते हुए समाज को धर्म संप्रदाय के नाम पर ध्रुवीकरण करना चाहता है। यह खतरनाक है। ऐसा नहीं हो। कांग्रेस के सामने चुनौती इस बात की है, वो विचारधारा की लड़ाई लड़े, लेकिन इस तथ्य को सामने रखकर जनता को जागृत करें कि देश हित में धर्मनिरपेक्ष भारत को बचाना ही होगा। किसी धर्म विशेष के खिलाफ जाकर नफरत की भावना पैदा कर समाज में अगर तनाव पैदा किया जाता है, तो यह कभी भी किसी के लिए हितकारी नहीं होगा, देश के लिए तो कतई नहीं। फिर मैं यह दोहराते हुए
कि व्यक्ति या राजदल महत्व नहीं रखते। सर्वोपरि देश है, भारत देश है। हम सब भारत माता की संतान हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे सभी प्रयास, ये लोकतंत्र है, वोट की राजनीति है, वो सब करेंगे, लेकिन हर राजदलों का प्रयास यह होना चाहिए कि भारत माता की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखते हुए धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव को और मजबूत करें, न कि नफरत और हिकारत की भावना पैदा कर समाज में धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर, वैमनस्य पैदा कर, घृणा को प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।